यूरोपीय देशों के भारत आगमन के क्रम में डचों का भारत में प्रवेश। हम जानते हैं कि यूरोपीय देशों के भारत आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ। पुर्तगालियों के भारत आगमन के बाद भारत में दूसरा जो देश आया, जो हॉलैंड, डचों का देश हॉलैंड, जो एक यूरोप का सबसे छोटा सा राज्य था। 1602 में डचों ने पुर्तगालियों की भांति भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से डच हॉलैंड में अर्थात हॉलैंड में एक व्यापारियों की एक कंपनी स्थापित की, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। 2 साल की प्रारंभिक तैयारियों के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1604 में पहली बार पुर्तगालियों की भांति दक्षिण में कालीकट के बंदरगाह पर अपने व्यापारिक सुविधाओं के साथ वह कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है और डचों ने भी उसी तरीके से जो पुर्तगालियों की व्यवस्था थी कि पहले व्यापारिक बस्तियों की स्थापना की जाए, व्यापारिक कोठियों की स्थापना की जाए और व्यापारिक कोठियों की स्थापना के साथ स्थानीय व्यापार को महत्व दिया जाए, तो 1604 से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पुर्तगालियों की राह पर चलते हुए अपने व्यापार को स्थापित किया। परंतु दक्षिणी भारत में उनका संघर्ष जो था वो पुर्तगालियों से हुआ। 1700 तक दक्षिणी पूर्वी भारत में पुर्तगालियों का डचों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि डचों का मुख्य उद्देश्य था दक्षिणी पूर्वी भारत के समुद्र क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए, व्यापारिक सफलता को प्राप्त किया जाए। और इसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वजह से उनका आपसी संघर्ष पुर्तगालियों से प्रारंभ हो चुका था। परंतु डचों के सामने पुर्तगाल ही नहीं, दक्षिण में स्थित अंग्रेज जो थे, उनसे भी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर के डचों का जो सबसे छोटा काल रहा कि उन्हें बहुत ही अल्प समय में लगभग 150 वर्षों के अंदर ही उनका मुकाबला दक्षिण में स्थित शक्तिशाली यूरोपीय देश अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष हुआ, जिसे कहा जाता है बेदरा का युद्ध, जो 1759 अर्थात 1759 में हुआ। जिस निर्णायक युद्ध में डचों की पराजय हुई और डचों की पराजय के साथ उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के साथ एक समझौता करना पड़ा, जिस समझौते के अंतर्गत उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया और न तो डच भारत के में व्यापारिक बस्तियों की स्थापना कर सकते थे, न ही वे भारत में सैनिकों की भर्ती कर सकते थे, न ही वे भारत में किलों का निर्माण कर सकते थे और भविष्य में वे कभी भी अंग्रेजों के साथ कोई भी युद्ध नहीं करेंगे और केवल एक व्यापारियों की भांति व्यापार करते रहेंगे। परंतु यह क्रम भी पुर्तगालियों के साथ डचों का भी समाप्त हो चुका था और डच भी, ये कहा जा सकता है कि डचों का संघर्ष समाप्त होने के साथ केवल वे वहाँ पर व्यापारी बनकर रह चुके थे। परंतु 150 वर्षों के व्यापार के बाद डचों ने भी भारत को अलविदा कहा, अर्थात यूरोपीय देशों में पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष, डचों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष, जिसे हम कहते हैं डचों की प्रवेश और सफलता। परंतु 150 वर्षों के व्यापार के बाद ही डचों को निर्णायक युद्ध अर्थात बेदरा के युद्ध के बाद भारत से उन्हें पुनः लौटना पड़ा। अब हम बात करते हैं तीसरा भारत आने वाला जो यूरोपीय देश था वो इंग्लैंड था, अंग्रेज थे। परंतु उससे पहले हम बात करेंगे फ्रांसीसी, अर्थात भारत में फ्रांसीसियों का प्रवेश और उनकी सफलता। यूरोपीय देशों के क्रम में फ्रांस सबसे अंत में भारत आने वाला देश था और उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत जो करी वो अंग्रेजों के समानांतर करी, अर्थात उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत पश्चिमी भारत के सूरत के बंदरगाह से अपने व्यापार को प्रारंभ किया था। परंतु उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि फ्रांसीसियों को फ्रांस देश या फ्रांस की क्या मजबूरी रही या उनकी क्या आवश्यकता थी, जिसकी वजह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच शासक भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक हुए और उन्होंने अपनी रुचि दिखाई। फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली देश था, जिसका अंग्रेजों के साथ निरंतर संघर्ष आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र पर चलता रहता था। परंतु फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए थे, क्योंकि जिस समय में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई उस समय में फ्रांस का जो सम्राट था लुई 14, जिसे राजा लुई 14 के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने समय का सबसे बड़ा प्रबुद्ध निरंकुश सम्राट था, जिसने युद्धों के द्वारा
आर्थिक स्थिति के द्वारा फ्रांस को शक्तिशाली बनाए रखा और अपनी जो छवि स्थापित की वो एक सैनिक सम्राट के रूप में स्थापित की। लुई 14 के शासनकाल के समय में ही उसका जो वित्त मंत्री था, जिसे कोलबर्ट कहा जाता है, और कोलबर्ट को हम फ्रांसीसी वाणिज्यवाद का जनक भी कहते हैं, और कोलबर्ट की विचारधारा को कोलबर्टवाद कहा जाता है। कोलबर्ट को यह दायित्व दिया गया कि वह फ्रांस की आर्थिक स्थिति को किस तरीके से संपन्न करे और फ्रांस को आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरीके से शक्तिशाली बनाए। इसके लिए कोलबर्ट ने अपनी वाणिज्यवादी नीति के अंतर्गत एक सरकारी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था पूर्वी देश अर्थात भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक कंपनी को स्थापित किया जाए, और जिसे नाम दिया गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1664 में स्थापित की गई। अर्थात फ्रांस में लुई 14 का शासनकाल, आर्थिक संपन्नता की आवश्यकता, वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा अपनी वाणिज्यवादी नीति के अंतर्गत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना, जैसा कि अन्य यूरोपीय देशों ने किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका भी यही उद्देश्य था कि पूर्वी देशों और भारत के साथ व्यापार करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हुए और इन क्षेत्रों में अपने उपनिवेशों की स्थापना करते हुए फ्रांस को आर्थिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाया जा सके। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का एक ही उद्देश्य था, भारत के साथ व्यापार किया जाए, अर्थात पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाए, अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा की जाए। अंग्रेज पहले आ चुके थे और वे अपना व्यापार स्थापित कर रहे थे, तो अंग्रेजों के समानांतर फ्रांसीसियों ने भी अपने व्यापार की शुरुआत सूरत से ही करी, परंतु अंग्रेज ज़्यादा मध्य भारत में सक्रिय रहे और फ्रांसीसी जो थे वे दक्षिणी भारत में ज़्यादा सक्रिय रहे। अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा भी इनका एक उद्देश्य था कि अंग्रेज जो हैं वह एशियाई देशों के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते हुए ज़्यादा धनवान न बन जाए, इसके लिए उनके साथ कंपेरेटिवली अर्थात उनके साथ एक प्रतिस्पर्धी व्यापारिक कंपनी को स्थापित किया जाए। और तीसरा जो कारण था वो था ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए, जो यूरोपीय देशों का मुख्य उद्देश्य था। 1664 में स्थापित की गई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कोलबर्ट के समय में स्थापित की गई थी, लुई 14 उसका सम्राट था। पहली बार 1664 में स्थापित की गई व्यापारिक कंपनी पहली बार 1668 में पश्चिमी भारत के सूरत के बंदरगाह पर आती है, अंग्रेजों के ही पदचिन्हों पर चलते हुए, और वे वहाँ पर आकर के सूरत में अपना सबसे पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं और धीरे धीरे वे अपने व्यापार को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। जैसे 1669 में मछलीपट्टम, 1674 में पांडिचेरी में अपनी व्यापारिक कोठों की स्थापना के द्वारा वे अपने आप को संपन्न बनाते हैं। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था पश्चिम से अपने व्यापार को पूर्व की ओर ले जाना, तो वे कलकत्ता के चंद्रनगर में अपनी पहली फ्रांसीसी बस्ती कायम करते हैं। परंतु जिस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14 के द्वारा की गई, कोलबर्ट उसका वित्त मंत्री था, वह लुई 14 जीवन भर युद्धों में व्यस्त रहा, जिसकी वजह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार भारत में हुआ करता था उससे फ्रांस के खर्चे में कमी नहीं आ रही थी, और इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। परंतु लुई 14 की मृत्यु के बाद जब पुनः यह आवश्यकता रही कि एक नई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाए, जिसे कहा गया था नव स्थापित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1720 में पुनः की गई, और उद्देश्य था कि भारत के साथ पुनः व्यापारिक संबंधों को स्थापित किया जाए और भारत के साथ पुनः व्यापार किया जाए और भारत को अपना उपनिवेश स्थापित किया जाए। तो 1720 में पुनः जो नव स्थापित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका काम था भारत के साथ व्यापार को बढ़ाया जाए। किस तरीके से व्यापार को बढ़ाया जाए, व्यापारिक गतिविधियां की जाए और प्रतिस्पर्धी अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके व्यापार को किस तरीके से हानि पहुंचाई जाए। इस उद्देश्य को लेकर के पुनः 1720 में नव स्थापित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थित अपने व्यापारिक केंद्रों से, व्यापारिक क्षेत्रों से व्यापार को प्रारंभ करती है, और उनका उद्देश्य था दक्षिणी भारत के समुद्र तटों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जा सके। शुरुआत के क्रम में दक्षिण में मॉरिशस द्वीप 1721, मालाबार के समुद्री तट 1725 और कोरोमंडल के समुद्री तट 1739 तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दक्षिणी भारत के
के समुद्री तटों पर हो जाता है, परंतु भारत में केवल उस समय तक अंग्रेज और फ्रांसीसी दो ही यूरोपीय देश सक्रिय रह चुके थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी केवल सक्रिय रह चुके थे, क्योंकि उस समय तक अन्य पुर्तगाली देश पुर्तगाल, अन्य यूरोपीय देश पुर्तगाल और डच भारत से जा चुके थे, और उनका मुख्य संघर्ष जो था वह केवल अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों के साथ रहा और फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों के साथ रहा। 1740 तक की जो स्थिति थी वह ये थी कि यूरोपीय देशों में व्यापार को लेकर के जो परस्पर संघर्ष चल रहा था उसमें केवल भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी सक्रिय रह चुके थे, परंतु इनकी स्थितियों में अंतर था। अंग्रेजों ने 1740 तक अपने व्यापार को पश्चिमी गुजरात के तट से पूर्वी पश्चिमी बंगाल तक अपने व्यापार को के समुद्री क्षेत्रों तक अपने व्यापार को स्थापित कर लिया था, और फ्रांसीसी भी उनके मुकाबले कमज़ोर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी दक्षिणी भारत के अन्य क्षेत्रों समुद्र तटों तक अपने व्यापार को स्थापित कर लिया था। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपीय देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर के निरंतर संघर्ष चलता रहता था। उस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? उस संघर्ष का परिणाम था कि अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करते हुए पुर्तगाली भारत से गए, अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करते हुए डचों का भारत से पलायन हुआ, और उसी क्रम में अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों के साथ भी संघर्ष हुआ, जिसे हम कहते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष भारतीय संदर्भ में। परंतु उससे पहले ये जानना आवश्यक रहेगा कि 1700 से 1800 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से लेकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन तक अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही देश यूरोप में भी परस्पर शत्रु देश थे, जिन दोनों के मध्य निरंतर युद्ध या आर्थिक साम्राज्य या राजनीतिक क्षेत्रों को लेकर के संघर्ष चलता रहता था। उसी क्रम में अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जो संघर्ष था, दोनों ही देशों का संघर्ष जो था वह भारतीय क्षेत्रों में भी हुआ। जैसे 1700 से 1800 के मध्य दोनों ही देश भारत में सक्रिय रहे, परंतु एक का क्षेत्र दक्षिणी भारत था और दूसरे का क्षेत्र मध्य भारत था, परंतु दोनों का उद्देश्य जो था वो था समुद्री क्षेत्रों पर सीधा व्यापार और सीधा समुद्री क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण। परंतु अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका मुख्य कारण था दक्षिण में कर्नाटक राज्य में व्याप्त अव्यवस्था। दक्षिण में कर्नाटक राज्य में जो अव्यवस्था स्थापित हुई उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर के, उस अव्यवस्था का फ़ायदा उठाने के लिए दोनों ही देशों ने इस अव्यवस्था का फ़ायदा उठाने के लिए अर्थात कर्नाटक राज्य पर अपना नियंत्रण करने के लिए दोनों के मध्य जो आर्थिक प्रतिद्वंदिता थी वह अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बदल चुकी थी, क्योंकि दोनों ही देश चाहते थे कि हम कर्नाटक के राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। कर्नाटक का जो नवाब था, अब यहाँ पर कर्नाटक की स्थिति अलग थी। कर्नाटक का जो नवाब था वह फ्रांसीसी देशों का समर्थक था और दक्षिण में फ्रांसीसियों की स्थिति अच्छी थी, परंतु उस समय में मराठा, अंग्रेज, कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी ये चार शक्तिशाली साम्राज्य थे जिनके मध्य राजनीतिक संघर्ष और सैनिक संघर्ष हो रहा था। कर्नाटक का नवाब फ्रांसीसियों का समर्थक था, मराठा कर्नाटक के विरोधी थे, अंग्रेज मराठों के विरोधी थे, कर्नाटक के नवाब के विरोधी थे, और वह दक्षिणी भारत में फ्रांसीसियों के साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे। तो कर्नाटक के राज्य के संघर्ष को लेकर के भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका मुख्य कारण था राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक प्रतिद्वंदिता। परंतु उसी समय में अगर हम बात करते हैं कि यूरोप में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य दोनों शत्रु देश थे, दोनों के मध्य युद्ध चल रहे थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम उस समय प्रारंभ हो चुका था और अमेरिकी राज्यों पर उपनिवेश को लेकर के फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष यूरोपीय देशों में भी चल रहे थे, तो उसका प्रभाव भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। 1746 के बाद भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष प्रारंभ हुआ उसमें महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का रहा, जो 1742 में भारत आया और वह फ्रांसीसियों का एकमात्र ऐसा गवर्नर था जो भारत में सर्वाधिक सफल रहा। कर्नाटक के युद्धों को लेकर के, कर्नाटक के संघर्ष को लेकर के 1746 से लेकर के 1763 तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 निर्णायक युद्ध लड़े गए, जिसे कहा जाता है कर्नाटक के युद्ध, जो मुख्य रूप से
अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष था और उसमें निर्णायक जो परिणाम रहा वो ये रहा कि फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई। परंतु भारत में ये जो युद्ध लड़े गए थे उनके कारण जो थे वो यूरोप से थे। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया वो 1740 से 1748 के मध्य लड़ा गया, जो यूरोप में भी लड़ा गया। यूरोप में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसका समापन एक्स ला शेपल की संधि से हुआ 1748 में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, फ्रांसीसियों की पराजय हुई। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया वह 1748 से 1754 के मध्य लड़ा गया, जो भारत में भी लड़ा गया और यूरोपीय देशों में भी उनके संघर्ष के बाद इसका प्रभाव भारत पर देखा गया। इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई, जो दिसंबर 1754 में हुई। और कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया, जिसे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे विश्व इतिहास में भी 1756 से 1763 के मध्य 7 वर्षों तक लड़ा गया सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इस सप्तवर्षीय युद्ध का यूरोप के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उसी समय में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के यूरोपीय देश फ्रांस और पुर्तगाल में, यूरोपीय देश फ्रांस और अंग्रेज़ों के मध्य भी संघर्ष हुआ। उसका प्रभाव भारत में देखा गया कि भारत में भी सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव कर्नाटक के तृतीय युद्ध के रूप में देखा जाता है कि कर्नाटक के राज्य पर नियंत्रण को लेकर के 7 वर्षों तक भारत में स्थित अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य भी वह संघर्ष चलता रहा। और इस संघर्ष की समाप्ति 22 जनवरी 1760 को हुई, जिस दिन भारत में स्थित फ्रांसीसियों को वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से पराजित किया, जो फ्रांसीसियों की भारत में महत्वपूर्ण पराजय थी। इस पराजय के बाद फ्रांसीसी सीमित हो चुके थे आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से। ये था भारत का प्रभाव कि भारत में सप्तवर्षीय युद्ध 1760 में ही समाप्त हो चुका था, अर्थात 4 वर्षों में समाप्त हो चुका था। परंतु यूरोपीय देशों में यह युद्ध 1763 में समाप्त हुआ। पेरिस की जो शांति संधि हुई, फ्रांस की राजधानी पेरिस की जो शांति संधि हुई, जिसके अंतर्गत अमेरिकी राज्यों को स्वतंत्रता दी गई, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। और पेरिस की शांति संधि के साथ ही पूरे एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में जहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उनके मध्य युद्ध समाप्त हुआ। परंतु इन युद्धों का, कर्नाटक युद्धों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? कर्नाटक युद्धों का भारत पर यह प्रभाव पड़ा कि भारत में स्थित फ्रांसीसी जो थे वे अंग्रेजों के हाथों पराजित हो चुके थे। अर्थात यूँ कहा जा सकता है 1763 के बाद भारत में फ्रांसीसियों का व्यापार समाप्त हुआ। वे फ्रांसीसी जो 1664 में भारत आए थे, 1763 अर्थात 100 वर्षों के अंदर, लगभग 100 वर्षों में ही उनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ, मराठों के साथ संघर्ष हुआ, कर्नाटक के राज्यों को लेकर के अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष हुआ। परंतु उस संघर्ष में अंग्रेज सफल रहे और अंग्रेजों ने यूरोपीय देशों से आने वाले फ्रांसीसियों को भी पुनः यूरोपीय देश भेज दिया। अर्थात 1763 में के बाद भारत में पेरिस की शांति संधि के बाद भारत में केवल एक ही यूरोपीय देश बच चुका था, जो थे जिनका संबंध था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों से। तो यहाँ तक जो हम बात करते हैं कि यूरोपीय देश का भारत आगमन, अंग्रेजों के साथ संघर्ष, पुर्तगालियों का पतन, डचों का भारत से बाहर जाना और फ्रांसीसियों का पतन। ओके।